नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका दी करंट अफेयर शो की एक और नई क्लास में, जिसमें हम पिछले हफ्ते के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई चाहे कुछ भी मिस करो, लेकिन हर संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो की ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि गाइज आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हर संडे शाम 5 बजे इस करंट अफेयर क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। पूरे हफ्ते के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप करंट अफेयर की ये क्लास देख रहे होते हैं ना, तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाया करें, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, फैक्ट्स आते हैं, उनको तुरंत के तुरंत नोट डाउन करते हुए चले और बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ गाइस, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंडरिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में अवेलेबल हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो डिटेल के साथ, तो इन हैंडरिटन नोट्स को अभी डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि जीएस के अंदर गर्दा उड़ा देना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, जो कहता है 2026 में इटली यात्रा के दौरान पीएम मोदी को FAO एग्रीकोल मेडल से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटीडली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप सभी को पता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी एक साथ 5 देशों की यात्रा पर गए थे। उन्होंने अपनी यात्रा 15 मई से शुरू करी थी और 20 मई तक वो भारत वापस लौट चुके थे, जिसमें इटली भी गए थे, नॉर्वे भी गए थे, ठीक है, स्वीडन भी गए थे। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से देशों में वो गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2026 में इटली यात्रा के दौरान, यानी कि जब प्रधानमंत्री इटली की यात्रा कर रहे थे, तो पीएम मोदी को FAO, ठीक है, एक अवार्ड है, एक मेडल है, FAO एग्रीकोला मेडल, इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि FAO एग्रीकोला मेडल है क्या। देखिए, एग्री यहां पर जुड़ गए, एग्री से मतलब है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मेडल है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पुरस्कार है। जाहिर सी बात है, ये पुरस्कार उस व्यक्ति या फिर वरिष्ठ नेता को दिया जाता होगा जिसने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है, खाद्य के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम किया हो, ठीक है, खाद्य को बढ़ावा देने में कुछ योगदान दिया हो, तो उस पर्सनैलिटी को या फिर उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता होगा। तो बिल्कुल किया जाता है, ऐसे इंसान को सम्मानित किया जाता है। तो अब आप यहां पर देखिए, थोड़ा सा सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के दौरान क्या क्या रक्षा औद्योगिक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए इटली के साथ, ठीक है। साथ ही 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो मोदी जी का जो लक्ष्य था इस यात्रा का, वो पहला ये था कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम इटली के साथ कुछ हस्ताक्षर करें, यानी कि कुछ समझौते करें। साथ ही इटली के साथ भारत जो व्यापार कर रहा है उसको 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक बढ़ा दे, ठीक है। अब जो भारत इटली के साथ व्यापार कर रहा है वो 14 बिलियन यूरो का है। कितना? 14 बिलियन यूरो का है। लेकिन इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 2029 तक इस व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक बढ़ा देंगे, ठीक है। साथ ही खाद्य सुरक्षा और सतत यानी कि सस्टेनेबल कृषि में उनके योगदान के लिए पीएम मोदी को प्रतिष्ठित FAO एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो भाई अब आप FAO एग्रीकोला मेडल से रिलेटेड कुछ तथ्य जान लो, देख लो। FAO एग्रीकोला मेडल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। यह उन विशिष्ट व्यक्तियों और नेताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा या फिर टिकाऊ कृषि या फिर गरीबी उन्मूलन और मानव कल्याण के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो, ठीक है। समझ गए क्यों दिया जाता है यह पुरस्कार और किसके द्वारा इसको दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसको दिया जाता है। तो हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? यह प्रतिष्ठित पदक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। अवार्ड समारोह कहां पर हुआ? यह पुरस्कार रोम स्थित, देखिए इटली की राजधानी क्या है? रोम में स्थित FAO के मुख्यालय में महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंगयू द्वारा सौंपा गया पीएम मोदी जी को, ठीक है, जब पीएम मोदी जी इटली के दौरे पर गए थे, ठीक है। मोदी जी को क्यों दिया गया? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सम्मान भारत में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, यानी कि जो नेचुरल एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा दिया है मोदी जी ने, किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण और
यानी कि किसानों को डिजिटल से जोड़ा, डिजिटलाइज बनाया किसानों की जो सर्विस सेवाएं है। साथ ही मिलेट्स, जिसको मोटा अनाज बाजरा बोला जाता है, को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एग्रीकोला मेडल है क्या, यानी कि जो FAO एग्रीकोला मेडल है क्या, लिख दोगे हाल ही में किसको दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, क्यों दिया जाता है, सारी चीजें कर दोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही करना है। और भाई मोदी जी की यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो मोदी जी ने 15 मई से अपनी यात्रा शुरू कर दी। 5 देशों में वो गए थे, जिसमें से 15 मई को वो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात गई, जिसमें वो राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से उन्होंने मुलाकात करी। दूसरे नंबर पर वो नीदरलैंड में गए 15 से 17 मई तक। PM रोब जेटन से वार्ता उन्होंने की। राजा विलियम अलेक्जेंडर व रानी मैक्सिमा से मुलाकात करी। उसके बाद स्वीडन वो गए 17 से 18 मई। ठीक है, स्वीडन 17 से 18 मई। PM उल्फ क्रिस्टनसन व EU प्रमुख उर्सुला वोन डेर लियन से उन्होंने मुलाकात करी। 18 से 19 मई को वो नॉर्वे गए, जहां पर PM जोनास गाहर स्टोरे से मिले। इटली गए लास्ट में वो 19 से 20 मई को, जहां पर उन्होंने अपनी यात्रा भी खत्म करी और जहां पर उनको FAO अवार्ड से सम्मानित किया गया। PM जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करी और साथ ही उनको मेलेडी ट्रॉफी भी दी, जैसे कि आपने रील वगैरह में देख ली होगी। तो भाई नाम सबके अजीब अजीब है, आप देख लीजिएगा। हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाल ही में मोदी जी ने किस किस देश में यात्रा करी। ठीक है, मोस्टली टेक्नोलॉजी या फिर रक्षा समझौते करने के लिए, बिजनेस व्यापार, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, इन चीजों से रिलेटेड इन्होंने वार्ता बातचीत करी है। ये इनका पर्पस था। भारत मेघालय में 12 देशों के सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 देशों की बात नहीं हो रही है, एक साथ 12 देशों के सैन्य अभ्यास की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत का एक राज्य है मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग है। वहां पर इस सैन्य अभ्यास की मेजबानी चल रही है। यह सैन्य अभ्यास चल रहा है जिसका नाम है प्रगति। क्या नाम है इसका? प्रगति। ठीक है, तो भाई ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 18 मई से हुई थी। 31 मई 2026 तक मेघालय राज्य के अंदर यह अभ्यास चलने वाला है। ठीक है, अब ये जो सैन्य अभ्यास होते क्या है, देखिए दोस्तों, अलग अलग देशों की जो सेना होती है ना, वो मिलकर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक तरीके से रिहर्सल करती है, अपनी टेक्निक दूसरे देश के साथ शेयर करती है। ठीक है, मान के चलिए भारत की जो सेना है उसके पास ऑपरेशंस की कुछ स्पेशल टेक्निक्स है, यानी कि अगर आतंकवाद के खिलाफ उन्हें लड़ना है, फील्ड में उतर रहे हैं वो, तो उनकी अपनी जो टेक्निक्स है वो दूसरी देश की सेना के साथ शेयर करते हैं, मिलकर वो काम करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि एक साथ सभी देशों की सेना को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, तो वो उसकी रिहर्सल करते, एक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं सैन्य अभ्यास या फिर एक्सरसाइज। समझ गए? तो भाई यहां पर भारत के मेघालय में 12 देशों ने एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करी, एक्सरसाइज करी। क्यों करी है? देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या? अर्ध पहाड़ी और जंगली इलाके जो होते हैं ना, ठीक है, जिसमें आतंकवाद है, उनके विरुद्ध ये एक प्रैक्टिस है, यानी कि एक एक्सरसाइज है। ठीक है, अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना और हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा सहयोग को मजबूत करना, क्योंकि ये जितने भी देश है ना भारत, ये सारे के सारे हिंद महासागरीय देश हैं। ठीक है, तो सारे के सारे मित्र देश है एक तरीके से। चलिए और डिटेल से आपको बता देता हूं। देखिए, प्रगति, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? प्रगति। हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए अक्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी है। 2026 में इसका आयोजन हुआ। स्थान कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? मैंने बता दिया, भारत के मेघालय राज्य के अंदर हो रहा है, लेकिन कहां पर? उमरोई मिलिट्री स्टेशन है। क्या है? उमरोई मिलिट्री स्टेशन है मेघालय में, वहां पर प्रगति एक्सरसाइज हो रही है। कब से कब तक? 18 से 31 मई तक चल रही है। कितने देश प्रतिभागी हैं? 12 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन सी देश की सेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम देश की सेना इसमें शामिल है। उद्देश्य बता चुका हूं, अक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना और सेना से सेना संबंधों को मजबूत करना। समझ गए? तो आतंकवाद के खिलाफ एक तरीके से ये एक्सरसाइज है, स्पेशली जो जंगल या फिर अर्ध पहाड़ी में रहते हैं।
ठीक है, चलो अगला है 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। तो भाई हाल ही में 21 मई गई, तो इसी दिन पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल टी डे मनाया गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। सोच सकते हो आप कि चाय का भी दिन मनाया जा रहा है, ठीक है। तो भाई देखिए, मैंने आपको बता रखा है किसी भी दिवस को सेलिब्रेट करने का मकसद उद्देश्य यही होता है कि उस चीज को लेकर दुनिया के अंदर अवेयरनेस फैलाना, चाय को लेकर, ठीक है। चाय का जो उत्पादन है उससे कितने लोगों का घर चलता है, किसान, उनको फायदा मिलता है, ठीक है। चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही चाय से रिलेटेड जो स्वास्थ्य संबंधित चीजें हैं, ठीक है, चाहे स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाते हैं फिर नुकसान पहुंचाती है, उस चीज को लेकर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इस बार इसका थीम क्या था। ये तो पता चलेगा कि भाई 21 मई को मनाया जाता है, लेकिन थीम, विषय सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और सबसे पहली बार कब मनाया गया था और किसने इसकी शुरुआत करी थी, देख लो। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 मई को दुनिया भर में चाय के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसका आधिकारिक विषय इस बार 2026 में क्या था, चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना, ठीक है। चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना, इस बार इसका थीम था। यह दिन चाय की समृद्ध संस्कृति, विरासत, स्वास्थ्य लाभों और रोजगार तथा सतत यानी कि सस्टेनेबल विकास, डेवलपमेंट से इसके योगदान को उजागर करता है, ठीक है। चाय दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिए जाने वाले पेयजल पदार्थ में से एक है और 13 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का आधार है। विशेष रूप से विकासशील देशों में छोटे किसानों और चाय श्रमिकों के लिए यह दिवस चाय उद्योग में सस्टेनेबल चाय उत्पादन, साथ ही निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और बेहतर कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। यूएनजीए ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में आधिकारिक तौर पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था और इसका पहला आधिकारिक उत्सव 2020 में यानी कि कोरोना के टाइम पर, जब कोरोना पीक पे था, 2020 में आयोजित किया गया था। भारत, चीन और श्रीलंका और केनिया, ये 4 देशों के नाम याद रखिए। भारत, चीन, श्रीलंका और केनिया जैसे देश दुनिया के अग्रणी चाय उत्पादकों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस लोगों को संस्कृति, व्यापार, ग्रामीण विकास में चाय के वैश्विक महत्व की याद दिलाता है, ठीक है। तो कौन कौन से 4 देश चाय के उत्पादन में अव्वल पर है? भारत है सबसे पहले, दूसरा चाइना, श्रीलंका और केनिया। नेक्स्ट है WHO ने मध्य अफ्रीका में इबोला के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। लो भाई, फाइनली एक और वायरस की एंट्री हो चुकी है, हालांकि बहुत नया नहीं है, काफी पुराना वायरस है जिसका नाम है इबोला। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे स्वास्थ्य आपातकाल घोषिट कर दिया है, ठीक है। और यहां पर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो अफ्रीका में इस वायरस का आउटब्रेक हो चुका है, इबोला वायरस का आउटब्रेक हो चुका है, जो कि स्पेशली जानवरों से फैलता है, जैसे कि गोरिल्ला से फैल गया, बंदरों से फैल गया, या फिर जो एक स्पेशल स्पीसीज की जो बैट होती है यानी कि चमगादड़ होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है। तो भाई इसकी शुरुआत कहां से हुई थी इस वायरस की, जान लो। तो कांगो एक देश है। 1976 में यह वायरस पहली बार 1976 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको DRC शॉर्ट में बोलते हैं, में इबोला नदी के पास खोजा गया था। इसी वजह से इस वायरस का नाम इबोला पड़ा। तो भाई कांगो जो देश है उसमें इबोला नदी है, इसके पास ही इस वायरस की खोज हुई थी 1976 में, जिसकी वजह से इसका नाम इबोला पड़ा। प्राकृतिक रूप से यह वायरस फ्रूट चमगादड़ों, देखिए चमगादड़ों की एक स्पेशल स्पीसीज होती है फ्रूट, इनसे ये फैलता, प्राकृतिक वास माना जाता है इनका। यह कैसे फैलता है? जानवरों से इंसानों में फैलता है। संक्रमित जंगली जानवर जैसे कि बंदर, चमगादड़ या फिर मर्ग के संपर्क में आने पर या फिर उनका मांस खाने पर। इंसान से इंसान ये नहीं फैलता, यह हवा या फिर पानी से नहीं फैलता, यह केवल संक्रमित व्यक्ति के खून, लार, पसीने, मलमूत्र या फिर वीर्य जैसी शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। लक्षण देख लो इबोला वायरस के क्या है। संक्रमित होने के बाद लक्षण दिखने में 2 से 21 दिन का समय लग सकता है। प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? मांसपेशियां, सिर या फिर गले में तेज दर्द, उल्टी, दस्त और पेट दर्द, नाक, मुंह या फिर मसूड़ों से अंदरूनी या बाहरी ब्लीडिंग, खून बहना, ये इसके मतलब वो हैं,
लक्षण है, एक तरीके से याद रहेगा। तो भाई इबोला वायरस को WHO ने एक तरीके से थ्रेट घोषित कर दिया है, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर स्क्रीनिंग, टेस्टिंग या फिर मेडिकल टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। और ये जो वायरस दोबारा से आया है वो दोबारा से कहां से आया है, मैंने आपको अभी बताया ना, कांगो से ही आया है। कांगो, अफ्रीका में भी कांगो से ही ये वायरस आया है, यानी कि 2 यात्री आए थे और उनको इबोला वायरस से वो संक्रमित थे। इससे अगर हम डेथ रेट के बारे में बात करें तो 50% डेथ रेट है, यानी कि 50 अगर किसी को होता है तो 50% चांसेस है उसके मौत होने के। ठीक है, हालांकि अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल वैक्सीन नहीं बनी, रोकथाम के लिए इसके कुछ उपचार या फिर उपाय वगैरह इन्होंने बता रखे हैं। ठीक है, यानी कि दवाइयों वगैरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है अगर समय पर आइडेंटिफाई हो जाए। समझ गए? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि हाल ही में WHO ने किस वायरस को या फिर किस वायरस के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा इबोला वायरस। इबोला वायरस है क्या, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी, किस देश से निकला था, इसका नाम इबोला कैसे पड़ा, सारी चीजें बता दी, याद रखिएगा। चलो, भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त घोषित किया गया। तो भाई हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर में होम मिनिस्टर साहब हमारे अमित शाह जी ने ऑफिशियली घोषणा कर दी है कि भारत अब पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। ठीक है, नक्सलवाद से 55 साल लग गए भारत को नक्सलवाद से मुक्त होने में, ये कहा अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 मई 2026 को घोषणा की कि भारत पूरी तरीके से नक्सलवाद यानी कि वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। और इस तरह सरकार ने 31 मार्च 2026 का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह घोषणा छत्तीसगढ़ के बस्तर में की गई, जो 1971 में शुरू हुए 55 साल पुराने माओवादी विद्रोह के अंत का प्रतीक है। इस सफलता का श्रेय CAPF जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, फिर चाहे BSF हो, CRPF हो, CISF हो, ITBP हो, SSB हो, असम राइफल हो, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कोबरा कमांडो और स्थानीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन प्रहार जैसी संयुक्त नक्सल विरोधी अभियानों को दिया गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आज भारत पूरी तरीके से नक्सलवाद मुक्त हो चुका है तो किस ऑपरेशन के चलते हुआ है, यानी कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था CAPF द्वारा, तो भाई ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था, कई सालों से चला आ रहा था। ऑपरेशन प्रहार चला आ रहा था जो कि हमारे CAPF या फिर CRPF द्वारा चलाया गया था। आदिवासी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बस्तर में सुरक्षा बलों के 70 पुराने शिविरों को, यानी कि जो सुरक्षा बलों के शिविर थे, एक तरीके से कैंप थे, उनको सेवा डेयरी में बदला जाएगा, जहां सरकारी कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा या फिर शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों के पुनर्वास के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर आधारित 20 करोड़ रुपए की एक योजना भी शुरू की, यानी कि जो ऐसे नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, तो उनके पुनर्वास के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर आधारित 20 करोड़ रुपए की एक योजना भी शुरू की गई कि उनको शिक्षा दी जाएगी, उनका कौशल विकास किया जाएगा, स्किल डेवलप किया जाएगा। ठीक है, उनका पुनर्विकास किया जाएगा। समझ गए? तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो भाई, मध्य प्रदेश स्थित भोजशाला परिसर, भोजशाला धार में है ना ये, हाँ मध्य प्रदेश के धार में है। मध्य प्रदेश स्थित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया गया। तो भाई ये भी बहुत ज्यादा विवादित जगह थी। एक आपको पता होगा 2003 से इसका मुकदमा चला हुआ था। ठीक है, यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती थी। हिंदू जो लोग कहते थे कि ये हमारा मंदिर है, तो ये भी विवादित था बहुत ज्यादा। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है धार, क्या धार, तो वहां पर भोजशाला परिसर को फाइनली अब कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा देवी सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया गया है। और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं अब वो यहां पर पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है,
चलो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है धार में स्थित भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए बिना किसी रोक टोक के प्रवेश की अनुमति दे दी है। यह फैसला तब आया जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 मई 2026 को अपने आदेश में कहा कि भोजशाला देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। ठीक है, तो भाई जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके अंडर भोजशाला अब तक आता था, तो फाइनली हाई कोर्ट ने आदेश दिया 15 मई 2026 को कि भोजशाला जो है वो माता सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। तो इसी वजह से फाइनली ASI ने हिंदू समुदाय के लोगों को वहां पर पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी है। समझ गए? हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने ASI के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसके तहत मुसलमानों को इस जगह पर हर शुक्रवार नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। तो भाई यहां पर मैंने अभी बताया था ना, तो यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हर शुक्रवार नमाज पढ़ने की अनुमति शुरू में दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और ASI इस परिसर का प्रबंधन और प्रशासन संभाल सकते हैं। ASI के अनुसार भोजनशाला ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और शोध का एक केंद्र रहा है और साथ ही एक मंदिर भी है। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि मुस्लिम समुदाय मस्जिद बनाने के लिए राज्य सरकार से अलग जमीन की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अयोध्या वाला यहाँ पर पूरा का पूरा सीन रिपीट हो चुका है एक तरीके से। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार में स्थित 11वीं सदी का एक ASI संरक्षित स्मारक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा, कर लोगे। पीएम नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। लो भाई, अभी मैंने आपको FAO के बारे में बताया था। ठीक है, अब यहां पर पीएम मोदी जी को एक और देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पीएम मोदी जी यहां पर स्वीडन भी गए। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो पीएम नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या, मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को 17 मई को गोथेनबर्ग की अपनी यात्रा के दौरान स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, साथ ही कमांडर ग्रैंड क्रॉस। ठीक है, तो भाई ये है स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हो ये आपके यहां पर दो कुछ तमगे टाइप दिख रहे हैं। यह पुरस्कार स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टारसन की उपस्थिति में प्रदान किया। 1748 में स्थापित यह सम्मान स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है और जो किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार प्रमुख को ही दिया जाता है। पोलर स्टार जो बना हुआ है ना, पोलर स्टार यानी कि इसकी जो मतलब ये जो इनका पुरस्कार है, सम्मानित पुरस्कार, ये पोलर स्टार की आकृति में है। इसका मतलब क्या है? पोलर स्टार ध्रुव तारा होता है, इसका मतलब है ज्ञानोदय या फिर अज्ञानता के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को भारत की जनता और भारत स्वीडन की मजबूत दोस्ती को समर्पित किया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को अपना 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ जो भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और कूटनीतिक कद को दर्शाता है। तो भाई इसी के साथ जब स्वीडन में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। मोदी जी को 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है इसी के साथ, तो याद रहेंगी ये चीजें। चलो अगला क्वेश्चन है, CBSE ने 1 जुलाई से क्लास 9-10 के लिए 3 भाषाओं की पढ़ाई जरूरी कर दी है। तो फाइनली भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 1 जुलाई से क्लास 9 में और क्लास 10वीं में, 9वीं और 10वीं क्लास में अब आपको 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी और ये कंपलसरी कर दिया है। आपको किताबें भी प्रॉपर देखने को मिलेगी। हालांकि बोर्ड परीक्षा का यह हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन ये आपकी कोर्स का हिस्सा रहने वाला है। 3 भाषा अब आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, जिसमें से 2 भाषा भारतीय होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई हिंदी राज्य है, मतलब ऐसा राज्य है जिसकी राज्य भाषा हिंदी है, ठीक है, तो वहां पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। दूसरी भाषा उर्दू या फिर संस्कृत हो सकती है,
क्योंकि अगर किसी राज्य में हिंदी बोली जाती है, उसकी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो जाहिर सी बात है उर्दू और हिंदी होंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा राज्य है जिसकी रीजनल लैंग्वेज कुछ स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है, गुजराती है, तो जाहिर सी बात है एक आपको हिंदी, एक आपको गुजराती पढ़ाई जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरी लैंग्वेज आपकी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज रहेगी, ठीक है, तीसरी लैंग्वेज आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। लैंग्वेज का चयन खुद स्कूल कर सकता है, ये स्कूल को अधिकार दिया गया है, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। बस 2 भारतीय भाषा होनी चाहिए और एक इंटरनेशनल भाषा होनी चाहिए। ये तो सीबीएसई ने एग्जाम्पल दिया है कि हिंदी भाषाई राज्यों के छात्रों के लिए संभावित योजना ये रह सकती है कि एक तो हिंदी हो गई जिसमें भारतीय भाषा अनिवार्य हो गई, दूसरी अंग्रेजी वैश्विक भाषा सीबीएसई स्कूलों में अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा वैश्विक होनी चाहिए, कोई भी चल जाएगी, वैसे ये संभावित है। संस्कृत या फिर उर्दू भारतीय भाषा ये है, ठीक है। अगर कोई राज्य अपनी स्पेशलाइज्ड रीजनल लैंग्वेज रखता है, जैसे कि गुजरात गुजराती हो गई, महाराष्ट्र की मराठी हो गई, ठीक है, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तेलुगु, इस तरीके से, ठीक है, तो वो भी भारतीय भाषा में ही काउंट होगी। तो ये सीबीएसई ने कंपल्सरी करा है 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए। भारत ने 11वें सांडा विश्व कप 2026 में 5 पदक जीते। भारत ने 11वें सांडा विश्व कप 2026 में 5 पदक जीते, तो भाई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। सांडा विश्व कप चैंपियनशिप जो है ये हर 2 साल में आयोजित कराई जाती है। इस बार ये 11वीं प्रतियोगिता थी जिसमें भारत ने 5 पदक अपनी झोली में डाल लिए हैं। कौन कौन से पदक आए हैं आप देख लो। 2 स्वर्ण पदक यानी कि 2 गोल्ड मेडल आए हैं, 1 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल और 2 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल भी आए हैं। 15 मई 2026 को मकाऊ में आयोजित 11वां सांडा विश्व कप था। ये क्या सांडा विश्व कप था जिसमें भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। भारतीय महिला एथलीटों ने इस टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीतकर अपना जलवा बिखेरा। शिवानी ने अपनी रूसी प्रतिद्वंदी को हराकर महिलाओं की 75 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने 52 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल करा। पुरुष वर्ग की बात करें, भारतीय वायुसेना के कुशल कुमार ने 48 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीता। साथ ही करीना कोशिका और सागर दहिया ने कांस्य पदक जीते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो सांडा विश्व कप चैंपियनशिप है ये है क्या। अब सांडा विश्व कप चैंपियनशिप को हम वुशु विश्व कप भी बोलते हैं, वुशु। अब वुशु है क्या, देखो, वुशु एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है, ठीक है। जैसे कि कराटे होते हैं ना, इसी तरीके का होता है ये एक मार्शल आर्ट लड़ाकू खेल है ये, ठीक है। मार्शल आर्ट का ये खेल है, वुशु इसका नाम है, और ये चीनी मार्शल आर्ट का एक प्रकार है, ठीक है। वुशु 1990 से एशियाई खेलों में एक मुख्य और आधिकारिक पदक खेल है। इसमें 2 मुख्य विधाएं होती हैं, जिसमें एक ताओवोतु यानी कि नियमित प्रदर्शन और साथ ही सांडा पूर्ण संपर्क मुकाबला होता है, ठीक है। इसमें हम बॉक्सिंग की तरह मुक्के, लात, घूसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक सांडा चैंपियनशिप जो कि हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। इस बार भारत ने 11वें सांडा विश्व कप में 5 पदक अपने नाम किए, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 कांस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। भारत ने MIRV, ध्यान दीजिए MIRV की बात हो रही है। भारत ने MIRV तकनीकी से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि मिसाइल के बारे में तो आप जानते होंगे, अग्नि मिसाइल 5 जिसने रोला मचा रखा था, 5000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। तो हाल ही में भारत ने MIRV तकनीकी से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो अब MIRV है क्या। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक ऐसा व्हीकल या फिर एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो कि एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकती है। देखिए, अब तक क्या होता था, धरती से एक मिसाइल लॉन्च की गई, ठीक है, हवा में गई और एक टारगेट को उसने हिट किया। अब क्या होगा, धरती से मिसाइल तो एक लॉन्च हुई, लेकिन वो मिसाइल मल्टीपल टारगेट को इंडिपेंडेंटली हिट कर सकती है, ठीक है। यानी कि यहां से इसमें से कुछ और मिसाइल निकली, ठीक है, यहां से कुछ और हवा में ही, और अपने अपने टारगेट को वो अपने अपने जो उनका टारगेट है उसको ट्रैक कर लेंगे, ठीक है, उसको लॉक कर लेंगी, इंडिपेंडेंटली लॉक करेंगी,
ठीक है, ये नहीं कि सब एक को ही करेंगे। इस मतलब ये एक मिसाइल निकले, इसने एक टारगेट अपना ट्रैक कर लिया, इसने दूसरा, इसने तीसरा, इसने चौथा, इसने पांचवा, तो ऐसे मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करके हिट कर सकती है। लॉन्च एक मिसाइल हुई, लेकिन ऊपर जाके मल्टीपल टारगेट को हिट करने की एबिलिटी इस मिसाइल में, जिसको बोला गया MIRV। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो ये एक अग्नि मिसाइल का है। ठीक है, ये अग्नि ही मिसाइल है जिसके अंदर MIRV तकनीक डाली गई है। MIRV तकनीकी से लैस है ये अग्नि मिसाइल। ठीक है, यहां देख लो, भारत ने 8 मई 2026 को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री मिसाइल MIRV तकनीकी से लैस एक उन्नत अग्नि मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल ने कई पेलोड ये मिसाइल कई पेलोड ले जा सकते हैं, मतलब कई मिसाइल ले जा सकते हैं अपने साथ, जिनका लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर मौजूद टारगेट थे, मतलब ले गई थी ये। जमीन पर बने स्टेशनों और जहाजों पर लगे ट्रैकिंग सिस्टम ने पूरी उड़ान पर नजर रखी और मिसाइल के सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किए गए। इस परीक्षण से भारत की वह अक्षमता साबित हुई जिसके तहत वह एक ही मिसाइल का इस्तेमाल करके कई रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। DRDO के सहयोग से इसको यहां पर विकसित किया गया है। तो भाई जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी ने DRDO और भारतीय सेना और रक्षा उद्योगों को बधाई दी है। तो समझ गए क्या है MIRV। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को रूबियो है कौन भाई? बहुत बार मैंने आपको पढ़ा रखा है। मार्को रूबियो जो है वो अमेरिका का विदेश मंत्री है। ठीक है, मार्को रूबियो ने क्वाड बैठक, अब क्वाड बैठक क्या है? क्वाड भाई एक सम्मेलन है, 4 देशों का एक सम्मेलन है, आगे आपको बताऊंगा। क्वाड बैठक 2026 से पहले भारत की 4 दिवसीय यात्रा शुरू कर दी है। अब देखिए दोस्तों, इस बार भारत में क्वाड बैठक से रिलेटेड एक मीटिंग होने वाली, जिसमें इन चारों देशों के जो नेता होंगे, स्पेशली जो विदेश मंत्री होंगे, वो बैठेंगे और कुछ गहन मुद्दों के ऊपर गहन बातचीत करेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी रक्षा का मुद्दा हो गया, इकोनॉमिक का मुद्दा हो गया, व्यापार व्यवसाय का मुद्दा हो गया, ठीक है, टेररिज्म यानी कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ का मुद्दा हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई, इनको से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो इस बार इस सम्मेलन का जो आयोजन होने वाला था वो भारत में ही होने वाला था। चारों देशों के जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो PM या फिर प्रेसिडेंट है, वो बैठने वाले थे, लेकिन किसी कारण की वजह से ये मीटिंग स्थगित हो गई, क्योंकि टेंशन चल रही है ना वो अमेरिका और इजराइल और ईरान की, इस वजह से। ठीक है, लेकिन फिर भी इन चारों देशों के जो नेता है ना, वो इस बार भारत आ रहे हैं। और भाई जो मार्को रूबियो है वो भारत आ चुके हैं और 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, जिसके तहत वो भारत के 4 बड़े शहरों का भ्रमण करने वाले हैं। कौन कौन से, ये देखिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 23 मई 2026 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक 4 दिवसीय यात्रा शुरू कर दी है, जिसमें वो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली शामिल है। ठीक है, कोलकाता घूमेंगे, आगरा आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं और नई दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक स्थिरता पर चर्चा के माध्यम से भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। रूबियो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने का कार्यक्रम है और वे 26 मई 2026 को नई दिल्ली में होने वाले क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। अब क्वाड सम्मेलन है क्या? ये 4 देशों के द्वारा बनाया गया एक सम्मेलन है, यानी कि 4 देश एक जगह बैठते हैं हर साल और बड़े मुद्दों के ऊपर यहां पर बातचीत करते हैं और प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं वो? क्वाड देश कौन से? एक तो भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश क्वाड सम्मेलन का हिस्सा है। ठीक है, के विदेश मंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? ये सारे के सारे मुद्दों के ऊपर यहां पर गहन चिंतन इस बार किया जाएगा। ठीक है, तो कहां पर हो रहा है? भारत के अंदर हो रहा है। और कौन कौन से शहरों का भ्रमण कर रहे हैं मार्को रूबियो, ये मैंने आपको बता दिया। चलो, 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। जैव विविधता मतलब बायो डाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
क्या होता है, यानी कि जो हमारी स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। जैसे कि जैव विविधता क्या है, इसमें हमारे पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को साफ और स्वच्छ रखने में हमारी मदद करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लेकिन पोल्यूशंस की वजह से या फिर इनको आजकल काटा जा रहा है तो ये खतरे में है। साथ ही जीव जंतु हैं, जो जंगली जानवर है, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र और आनुवांशिक विविधता शामिल है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो आज जीवन संभव है वो इन्हीं जीव जंतु पेड़ पौधों की वजह से है। तो इन्हीं को बचाने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए हर साल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो हर साल जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ताकि जैव विविधता के महत्व और उसके संरक्षण की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2026 की थीम क्या थी? देख लो 2026 की थीम, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर काम करना, यानी कि एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट। जैव विविधता की रक्षा करने और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को समर्थन देने के सामुदायिक स्तर को प्रयास करने की भूमि पर जोर देती है। तो समझ गए क्या है जैव विविधता दिवस, यानी कि बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। समझ गए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, थीम नोट कर लो, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, सारी चीजें हैं इंपोर्टेंट, ठीक है। तो गाइस ये था आज की क्लास का लास्ट इवेंट करंट अफेयर्स का। हालांकि आज ज्यादा कवर नहीं करे क्योंकि इस हफ्ते यही इंपोर्टेंट बने करने को, तो मैं भी आपको डेली 50-50 पढ़ा सकता हूं, कोई फायदा नहीं है। पढ़ो, इंपोर्टेंट पढ़ो, कम पढ़ो, महत्वपूर्ण पढ़ो, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाए। तो आज की इस क्लास का पीडीएफ एज इट इज, जो आप ये देख रहे हैं इमेजेस के साथ और ये डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, ये एज इट इज पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दे रहा हूं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिविजन वगैरह कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ साझा कर दो ये जानकारी कि हर संडे दी करंट अफेयर शो दोबारा से आने लग गया है, ठीक है, अब झंडे गाड़ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।